आप लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी। क्या इसका सिलेबस क्लियर है? आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, क्या आप लोगों ने पढ़ लिया है? क्लियर है सर। इसमें ठीक है, कोई डिस्कस नहीं करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार बसंत सर 5 मिनट में क्लियर करा दीजिए, क्योंकि वो लोग हम लोग को नजर में रहेगा। हाँ, तो देखिए ये पेपर 6 है आपका, 5 मिनट बता दे रहे हैं। टोटल मार्क्स 200 का है, और 200 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो पेपर 6 में आपके कुल 5 भाग हैं, या 5 ग्रुप हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। ग्रुप 1 में आपका फिजिक्स है, ग्रुप 2 में बायोलॉजी है, ग्रुप 3 में कृषि है, ग्रुप 4 में एनवायरमेंट है, और ग्रुप 5 में साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विकास हुए वो हुए। तो इसमें कुल आपको प्रश्न पत्र में कुल 6 खंड होंगे। खंड ए बी सी डी ई एफ, या 1 2 3 6 खंड होंगे। खंड 1 आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जो 20 रहेंगे, प्रत्येक का 2 अंक, 40 मार्क्स का। और ये 20 प्रश्न आपके ये जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 पांचों से रहेंगे। अगर हम औसत निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने औसत किया हुआ है। अगर हम औसत ले रहे हैं तो 4 प्रश्न प्रति ग्रुप संभावना है। एक औसत 4 प्रश्न तो बनता है। अगर 20 मार्क्स का ले रहा है ये ऑब्जेक्टिव, तो इससे 4 मार्क्स, इससे 4 मार्क्स, इससे 4 मार्क्स, इससे 4 मार्क्स, इससे 4 मार्क्स औसत ले रहे हैं। एक आध दो आगे पीछे कम बेसी हो सकता है। तो आपको अब ये मान के चलिए कि 4 से कम तो इससे सवाल 4 के आसपास रहेंगे, इससे भी 4 सवाल, बायोलॉजी से भी, और बाकी आप लोग जो बायोलॉजी का, फिजिक्स का सब टेस्ट दे रहे हैं, क्विज वगैरह, उससे आप लोग इसके लिए करते रहिए, ठीक। और बाकी जो बचा 5 खंड, खंड 1 के बाद खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5 और खंड 6 क्वेश्चन पेपर का ये। इसमें से प्रत्येक खंड से, यानी खंड 2 से 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई एक करना है, और वो 32 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर यहां से 32, इससे भी 32, इससे भी 32, 32, 32, प्रत्येक खंड में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक करना है, एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का। शब्द सीमा 500 से 600 शब्द, सिलेबस साफ साफ कह रहा है, दीर्घ उत्तरीय विवरणात्मक। अगर हम इसको कोड़ें तो एक खंड से अगर 32, तो मेरे पास 5 खंड बच जा रहे हैं, 32 पंची 160, 160 और 40 200। हो गया क्लियर सबको? जी सर। हो गया ना? ठीक, चलिए हम लोग इसको, ये हो क्लियर था तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए हम लोग, टॉपिक है हम लोग का नया है साउंड। यानी ध्वनि, हिंदी में जिसको हम लोग कह रहे हैं ध्वनि। ये है क्या चीज? तो सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि ध्वनि एक ऊर्जा है। जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में हम लोग पिछले में पढ़ना था, लेकिन चलिए ठीक, उसको बाद में कर लेंगे, ऊर्जा क्या है, ठीक। तो ध्वनि एक ऊर्जा है, पहला बात तो ये क्लियर है, ठीक। अब ये ऊर्जा जो है, तो मान लेते हम ये ऊर्जा कहीं निकल रहा है, तो जिस माध्यम से होकर जाएगी, एक ध्वनि ऊर्जा, इतना क्लियर है ना? और ये उत्पन्न कैसे होती है? तो ये उत्पन्न होती है कंपन से। तो ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से, यानी कंपन में जो भी वस्तु कंपन करेगी, कोई भी वस्तु जो कंपन करे वो ध्वनि उत्पन्न करेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? तो समझ में आ रहा है ना? उदाहरण के लिए अगर बात करें, जैसे हम लोग गिटार का, हम लोग तार को हम लोग छेड़ते हैं, तो क्या होता है? वो तार कंपन कर रहा होता है ना। उदाहरण हम लोग बता देते हैं, गिटार के स्ट्रिंग, जैसे गिटार के स्ट्रिंग को हम लोग छेड़ते हैं तो वो कंपन करने लगता है और उससे ध्वनि उत्पन्न होने लगती है, ठीक है।
तो ये जो ऊर्जा बात है, यह सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट टर्म इसमें ऊर्जा है। तो इस ये ऊर्जा कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है ऐसा कि हम लोग को सुनाई दे रहा है या फिर हम लोग कुछ बोल रहे हैं जो हमको आ रहा है। तो वास्तव में ये जब मान लेते हैं यहाँ से कोई आवाज निकल रही है, तो ये अपने आसपास के वायुमंडल में, ठीक, वायुमंडल में वायु के कण होंगे ना जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो ये एक कण इस ऊर्जा को ग्रहण करता है, ये आगे बढ़ाता है, ये आगे बढ़ाता है, ये इसको आगे बढ़ाता है, ये ऐसे अब कई प्रकार से हो सकता है, ऐसे भी सीधा भी, वो बाद में आगे हम लोग जिक्र करेंगे उसमें। तो ये एक कण दूसरे को ऊर्जा फैलाएगा, फिर करते करते जहां तक पहुंचना होगा अंतिम कण को पहुंचा देगा। ये ऊर्जा इस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब जब भी हम लोग कुछ बोल रहे होते हैं, तो ये जो ऊर्जा है हमारे मुख से जो निकल रही है ध्वनि, या कहीं से भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो वहां जो वायुमंडल में उपस्थित जितने भी वायु के कण हैं, तो उनके उन कणों में वाइब्रेशन उत्पन्न कर देती है। यानी उन कणों में जब भी कोई आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उन कणों में क्या होता है, कंपन होने लगता है। और ये कंपन एक से दूसरे कणों में, दूसरे से तीसरे कणों में, और ऐसे करते करते ध्वनि आगे की ओर जाती है, ठीक ठीक है। तो ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो ये जिस माध्यम से होता है उसको कहा जाता है तरंग। इसीलिए कहा जाता है साउंड क्या है, साउंड एक वेव है, इसीलिए कहा जाता है साउंड इज ए वेव। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है, तो वो तरंग के माध्यम से होता है। अब ये तरंग किस प्रकार गति करेगी, ये तरंग की गति कई प्रकार हैं। हम भूकंप बोला तो भूकंप तरंग के माध्यम, तो इसमें कहते हैं चाहे वो माध्यम ठोस हो, माध्यम द्रव हो, माध्यम गैस हो, वो अलग अलग प्रकार का प्रकृति दिखाएगा उसमें, ये ध्वनि अलग अलग प्रकार से जाएगी। तो अगर हम लोग अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, तो मान लेते हैं ये एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक माध्यम है जिसके द्वारा इसके द्वारा बोली गई इसके कान में पहुंचती है, और इसके द्वारा बोली गई इसके। अगर इन दोनों के बीच से इस माध्यम को हटा दे, तो इसके द्वारा बोली गई आवाज इस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। तो एक बात तो यह कह रहा है कि ध्वनि के स्थानांतरण के लिए, यानी ध्वनि को एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी प्रोपगेशन फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। Medium is provided. If there is no medium, then sound cannot be propagated. Sound एक जगह से दूसरी जगह नहीं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कई बार, आप लोग देखेंगे कि अगर जहाँ निर्वात है, जैसे अंतरिक्ष वगैरह में, एक व्यक्ति मान लिया कहीं गए हुए हैं अंतरिक्ष में, चंद्रमा में मान लेते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? उन दोनों के बीच माध्यम ही नहीं है। क्योंकि वहां माध्यम के लिए, माध्यम आपका ठोस भी हो सकता है, माध्यम द्रव भी हो सकता है, और माध्यम गैस भी हो सकता है। तो हम लोग के बीच में जो एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग के बीच में माध्यम यहाँ पर गैस है। तो यानी कि एयर जो है, तो यानी एयर के कण, जो एयर के कण आप लोग समझ रहे होंगे, हवा के कण इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और मूव करने लगते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। फिर ये इसको बढ़ा देगा, ये इसको बढ़ा देगा, ये इसको बढ़ा देगा, और ऐसे करते करते ये जो ऊर्जा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। और इसके बाद बाकी तो हमारा कान है, कान का अपना तरीका है, तकनीक है, उस ध्वनि को समझता है, डिकोड करता है, मस्तिष्क को भेजता है, और हमारा मस्तिष्क उस चीज को समझता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे, जब समझ लिए कि ध्वनि तरंग के माध्यम से इधर उधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ये तरंग है क्या, तरंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है मेनली। तो ये तरंग है क्या? तो ये तरंग होती है दो प्रकार की।
एक को बोला जाता है यांत्रिक तरंग, एक को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कि मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पार्ट हम लोग लेटर ऑन क्लास में कर लेंगे। अभी हम लोग को, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, तो ध्वनि कैसी है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इस बात को भी नोट करते चलिएगा। पूछा जाएगा मान लिया ऑब्जेक्टिव में ध्वनि एक कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इस बात ध्यान रखिए। इसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट में। अब ये जो यांत्रिक तरंग है ये पुनः दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हम लोग, आप लोग बताइए तो, पढ़े होंगे ज्योग्राफी वाले में, नाम बताइए। तो यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है। एक का नाम है अनुप्रस्थ तरंगे, एक अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, यही दो तरंगे मेन है। अनुप्रस्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और इसको दैर्घ्य को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो सीधा सीधा इसको सीधा एक बात समझ जाए, इसमें क्या होता है, जो ध्वनि की जो दिशा होती है, ठीक ठीक, तो जो ये जो तरंग का जो संचरण है, मान ली इस दिशा में जा रही है, ये जो तरंग है, मान ली तरंग का जाने की दिशा इस तरफ है, ठीक। लेकिन ये जो माध्यम के कण अगर इसके लंबवत हो, माध्यम के कण जो कंपन करेंगे कैसे करेंगे? ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे 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 करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जा तो आगे रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे करते आगे जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार के ध्वनि, इस प्रकार के तरंग को कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ तरंग। यानी इसको अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो, यदि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के यांत्रिक तरंगों के संचरण पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी यांत्रिक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं।
ठीक है। तो यदि किसी माध्यम में, तो कोई भी मीडियम दिया हुआ है, तो अगर मीडियम में वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन अगर ये है, और जो मीडियम के जो कण है, अभी थोड़ा देर पहले जो मीडियम में जो माध्यम के जो कण है वो इसके लंबवत, यानी देखिएगा लंबवत, इसके ये लंबवत है, देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, यानी ये इस प्रकार से प्रोपोगेट करे, आगे तो जा रहे हैं लेकिन कुछ इस प्रकार से। तरंग की दिशा इधर है या, और कण की जो कंपन की दिशा है वो कुछ ऐसी है। तो इस तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए अब ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग का परिचय। अब हम लोग आगे देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। इसको अंग्रेजी में नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेम जिस जैसा हमने बताया अनुप्रस्थ में, तो इसमें जो यांत्रिक तरंग की जो दिशा होगी इस तरफ होगी, तो कणों का जो कंपन की दिशा भी कुछ ऐसा ही होगा। कण कुछ ऐसे कंपन करेंगे इसी दिशा में, ऐसे ऐसे। ठीक, ये तो इस प्रकार की तरंगों को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। परिभाषा में बोल दे रहा हूँ अभी, तो यही ठीक सेम जैसा उसका लिखा तो उसी में हम लोग कह सकते हैं, यदि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरण पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, तो ऐसी यांत्रिक तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ परिचय था आपका सर। हाँ हेलो जी, हाँ बोलिए। तो नंबर तरह होती है ना? हाँ, ध्वनि की होती है, आवाज। जी बोलिए। होती है प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होता है। कौन अनुप्रस्थ होता है? प्रकाश लाइट। हाँ, प्रकाश आपका अनुप्रस्थ भी होता है। प्रकाश वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाता है, इसीलिए उसमें थोड़ा, क्योंकि वो कभी कभी वो क्या बोलते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग में चला जाएगा, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, इसलिए हम लोग रख दिए। प्रकाश को लेकर भी बात नहीं करते हैं अभी, लेटर में बात करेंगे। प्रकाश को लेकर होता है ये अभी हम लोग इससे नहीं करते हैं। ठीक, तो ये आपका ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है, यानी तरंग संचरण की जो दिशा होगी, इसमें कण के का जो मूवमेंट होगा, कण का जो कंपन होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो ये था आपका ध्वनि की अवधारणा और स्वभाव तरंग से संबंधित चीज। तो तरंग, अब हम लोग समझते हैं, अगला सिलेबस में हमारा है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वेवलेंथ। इसके बाद है आवृत्ति। ये दो चीज हम लोग देखना, हालांकि और भी चीज होते हैं, लेकिन दो चीज लिखा हुआ, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो दो टर्म हमारे सिलेबस में, तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी। तो कोई बताना चाहेंगे? इनसे परिचय है तो आप लोग ये कर सकते हैं, बताइए, हम लोग फिर इससे बात करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सर, माध्यम में जो कंपन करता हुआ कोई कण है, वो 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है, इसको ही उसकी आवृत्ति कहेंगे सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब तरंग के संबंध में कुछ कुछ जो परिभाषाएं हो सकती है, या कोई क्या क्या है, इनमें क्या क्या आता है। एक तो तरंग दैर्घ्य हम लोग को पढ़ना ही है, आवृत्ति पढ़ना है। इसके बाद एक जान लीजिए आयाम। आयाम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये कुछ जान कर रख लेते हैं हम लोग, काम देगा परीक्षा में, पहले सिलेबस में नहीं दिया हुआ। एक हो जाएगा इसका आवर्तकाल, इसको हम लोग बोलते हैं
टाइम पीरियड। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हम लोग तरंग को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। सिलेबस में हमारा सिर्फ ये 2 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि ये दोनों भी लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक, तो सबसे पहले एक वेव को हम बना लेते हैं। इसके माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से आयाम से समझते हैं। पहले आयाम है क्या? तो ये कह रहा है जब तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का कण अपनी मीन पोजीशन से, ठीक, कितना अधिक ऊपर और कितना अधिक नीचे विस्थापित हो रहा है। तो अगर हम यहां देखेंगे, ये मैक्सिमम विस्थापन ये है, देखिए अपने मीन पोजीशन तो उसका ये है, यहां से कितना ऊपर गया, इतना दूर ऊपर गया ना, और नीचे कितना गया, इतना नीचे। ये कहलाएगा उस तरंग का आयाम। इसके लिए नोटेशन चलता है ए। ठीक, जब तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का कण अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर, देखिए अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर, इस ओर भी और इस ओर भी, कितना अधिक विस्थापित होता है। तो विस्थापन मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहीं से निकलेगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कहलाता है तरंग का आयाम। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट है आवर्तकाल। इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है, टाइम पीरियड, यानी समय कितना लग रहा होगा किसी चीज को पूरा करने में। तो टाइम पीरियड का परिभाषा सिंपली कहता है कि तरंग संचरण के समय, जब वेव प्रोपगेट हो रहा है तो उस समय क्या हो रहा है, माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने के लिए जितना समय लेता है। तो मान लिया ये कण है, देखिए अगर हम इस मामले में बोले तो ये यहां से यहां तक आने में इसका एक कम पूरा होगा। अगर हम इसको ऐसे और ऐसे जोड़ दिए, ठीक, इसको उठा के यहां लेके आ जाइए, कंप्लीट किया एक ये, इसको जो ये ऐसे दिया हुआ है तो आधा पार्ट इसका यहाँ, आधा पार्ट नीचे दिया हुआ है। तो देखिए यहां से यहां तक आने में, तो तरंग संचरण के समय माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने के लिए जितना समय लेता है उसे इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो इसके लिए टर्म चलता है टी। एक है आवृत्ति जो हमारे पाठ्यक्रम में है, यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में कहता है तरंग संचरण के समय माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन पूरा करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में कितना कंपन, तो ये तो बताने के लिए, तो कई बार क्या होता है, कई तरंगे बहुत बार कंपन कर लेती है। तो 1 सेकंड में कोई कण कितना बार कंपन कर लिया उसको कहते हैं उसका आवृत्ति। आवृत्ति को दिखाने के लिए फ्रीक्वेंसी को एफ भी चलता है, और कहीं कहीं शायद कोई बताएंगे क्या और नोटेशन चलता है इसका फ्रीक्वेंसी के लिए? छोटा एफ तो चलता ही है, एक स्मॉल एन भी चलता है सर। हाँ ये भी चलता है, ठीक है। एक है तरंग दैर्घ्य, दोनों कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिखिए, दोनों सही है। रिलेशन अभी आएंगे हम लोग, पहले चारों को हम लोग क्लियर करते हैं। तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं वेव लेंथ, यानी लंबाई है, ध्यान दीजिए, लिखा है तो लंबाई है। तो तरंग संचरण के समय एक कंपन पूरा करने में माध्यम का कोई कितनी दूरी तय करता है। तो ये देखिए एक कंपन यहां तक गया तो कितना दूर तय किया, उस दूरी को कहते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य। इसको दिखाया जाता है लैम्डा से। और फ्रीक्वेंसी के लिए होता है
फ्रीक्वेंसी होता है 1/T के, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और इसमें। ठीक है सर इक्वल टू होता है ना सर? हाँ, एक इसको इक्वल टू लिख सकते हैं हम। देखिए इक्वल टू होता है, लेकिन वो अगर हम नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, वही होता है, इक्वल टू नहीं होता सर। वो इसका मतलब देखिए क्या होता है, Equal ये इस पर देखिए अभी हम लोग को उतना तकनीकी नहीं समझना, आप इसको भी समझ लिए, ये भी सही है, हम लोग के लिए भी सही है। हम लोग को वो एकदम स्पेशलाइजेशन में जाना है, जनरल चीज में जाना। अभी हम लोग से डिस्कस करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे इसी में, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, दोनों में कोई गलत नहीं है, निश्चिंत रहिए उसके लिए। अभी हम लोग को साइंटिस्ट नहीं बनना है, हम लोग को जीपीएससी पास करना है। चलिए ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं किन के बीच में। तो ये था आपका तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ये चार चीज उसमें था। ध्वनि के कुछ गुणों के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ये भी जरूरी है, ये तो इसके तकनीकी चीज थी। अब उनके गुण, ध्वनि के गुण। तो सबसे पहला इसका गुण है व्यतिकरण। इंटरफेरेंस। तो ये कहता क्या, ये है क्या? तो ये घटना है ध्वनि संबंधित। तो ये कहता है जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंग, यानी कि तरंग नंबर 1 और तरंग नंबर 2, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो, एक जैसी हो, मतलब दोनों समान आवृत्ति एक हो, एक ही दिशा में गति कर रही है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों गति कर रही है, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंग की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। थोड़ा सा इसको उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं, उतना हम लोग डिटेल में जाना है। तो ये कह रहा है जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में गति करती हैं। तो चलिए एक को मैंने ये दिशा में गति करा दिया, दूसरे को भी इसी दिशा में गति करा दिया, ठीक। तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अब ये जो मीडियम है, ये जो जहां इसी माध्यम से तरंग गति कर रही है दोनों तरंगे, तो ये कर रहा है माध्यम के भिन्न भिन्न, एक बिंदु चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर, डार्क कर दिए, एक बिंदु यहाँ पर, ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, चलिए कुछ हम लोग 4 बिंदु डार्क कर लिए। तो कह रहा है माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, यानी कि जो साथ चल रहे हैं तो दोनों का जो परिणाम, जो रिजल्टेंट जो तीव्रता होगा, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा, वो अगर यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, सब दो जो एक जैसा नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, और यह घटना ही इंटरफेरेंस कहलाती है। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी, उस बिंदु को कहते हैं संपोषी, उस घटना को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी, तीव्रता न्यूनतम होगी, उनको कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण। यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। यानी देखिए तीव्रता न्यूनतम हो रही है, यानी कि एक दूसरे को विनाश कर रही है एक दूसरे के साथ जाके, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, बढ़ा रही है तीव्रता को। तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गया और ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक। एक दूसरा घटना है, इसका गुण है, एक गुण है विवर्तन। विवर्तन को कहा जाता है डिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने साइंस की जो बैकग्राउंड है फिजिक्स वगैरह से, तो उन लोगों को ज्यादा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा। तो लाइट आपका वेव की तरफ भी शो करता है और पार्टिकल की तरफ भी शो करता है, तो वो डुअल नेचर शो करने के कारण उसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट भी होता है, तो साउंड भी, साउंड भी क्योंकि वेव है तो ये डिफ्रेक्शन इसका भी होता है। ठीक, तो डिफ्रेक्शन को बोला जाता है विवर्तन। ठीक, तो इसका परिभाषा है क्या, इसके बारे में हम जिक्र कर देते हैं। तो जब ध्वनि तरंगों के संचरण के मार्ग में क्या हो रहा है, जब ध्वनि क्या बोल रहा है, तरंगों के संचरण के मार्ग में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य में अवरोध आ जाता है, तो ध्वनि तरंगे इस अवरोध से किनारे से मुड़कर आगे की ओर संचरण करने लगती है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां कुछ इसको ऑब्स्टिकल मिल गया। तो इसके प्रोपगेशन के डायरेक्शन में यदि कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगी, अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे संचरण होने लगती है। तो ये घटना कहलाती है ध्वनि का विवर्तन। ठीक है सर, इसका एक एग्जांपल है। जैसे हम लोग से अलग अलग रूम में रहते हैं, हाँ, बातें करते हैं तो एक दूसरे को सुनता है, तो वही होता है विवर्तन। हाँ, उसी का ही तो है। तो जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मान लीजिए दीवार के उस पार है कोई, या हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो ध्वनि सुनाई नहीं देता। तो वास्तव में कई बार होता है कि देखो, अब ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा ध्वनि, कई ध्वनियां अब देखेंगे किधर से मीडियम कहां से मिल पाए, तो वो अपना, तो वो जो ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में आ जाता है, तो उस ऑब्स्टेकल से थोड़ा सा मुड़ जाएंगे किनारे से, और आगे उसका बढ़ना काम है, उसको तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये जो ऑब्स्टेकल के पास जो ये जो थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो ये घटना ही ध्वनि का कहलाता है। उदाहरण तो कई सारे हो सकते हैं, जो आपने दिया वो भी उदाहरण है। तो ये भी उदाहरण जैसे बोला है, किसी अगर मान लीजिए बहुत दूर से कोई ध्वनि का स्रोत आ रहा है और विभिन्न अवरोधों के कारण क्या हो रहा है, विभिन्न अवरोध उसके पास रास्ते में होंगे, इसके बावजूद भी हम लोग को वो ध्वनि सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। बहुत दूर अगर कहीं मान लिया माइक वाइक बज रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि एकदम रास्ता क्लियर होगा एकदम तभी वो आ पा रहा है, कई सारे अवरोध रास्ते में ध्वनि को मिलते हैं। तो उन अवरोधों में क्या होगा, थोड़ा बहुत रास्ता अपना बाएं कट लिया, दाएं कट लिया, अपना दाएं बाएं कटते हुए अपना पहुंच जाता है जहां तक उसको पहुंचना है। तो ये घटना कहलाता है विवर्तन। ठीक है, तो ये दो गुण याद रखना है हम लोग को, एक व्यतिकरण और एक विवर्तन। एक और इसका है परावर्तन। ये तो आसान है, आप लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश को मान लिया हम लोग, मान लीजिए मिरर है, प्रकाश इधर से आया तो ये इधर परावर्तित हो जाता है, ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता था। तो ध्वनि भी किसी अवरोध से टकराकर, मान लेते हैं एक अवरोध है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप लोग पहाड़ किनारे जो लोग जाते हैं, आप भी कुछ बोल रहे होंगे तो वो वही शब्द वापस लौट के आ जाता है। तो ये परावर्तन का ही उदाहरण है। तो कह रहा है तरंगे किसी अवरोध से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती हैं, इसलिए ध्वनि तरंग भी मार्ग के किसी अवरोध जैसे दीवार या किसी पहाड़ी से टकराकर परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं, और यह घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। सेम जैसे प्रकाश का परावर्तन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकाश जब किसी दर्पण से टकराती है, समतल दर्पण या किसी भी टकराती है, तो क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो मान लिया यहाँ कोई अवरोध है, बहुत बड़ा अवरोध है, अब इसको पार नहीं कर पाया, छोटे मोटे अवरोध को तो ये विवर्तन के माध्यम से पार
परावर्तन को हम लोग को समझ के रखना है। मान लिया इसमें रिलेटेड आएगा तो अगर हमको लंबा करना होगा तो इन्हीं सब बातों को लंबा कर सकते हैं। सर परावर्तन का एग्जांपल सोनार भी इसी पे काम करता है, ध्वनि के परावर्तन पे ही इसी पर काम करता है, इसी को ये यूज किया जाता है, ये तकनीक। जब पता चल गया कि ये देखिए, जब पता चल जाएगा कि साउंड का ये प्रॉपर्टी है तो अब उसको यूज कहाँ करना है, साइंटिस्ट उसका मल्टीपल जगह यूज करते हैं। ये तो उसका बेसिक साइंस है कि साउंड अगर ऐसा काम का साइंस ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम उसके गुण को या उसके को तो कुछ नहीं कर सकते। हम इंसान क्या करेगा, उसके गुणों को उपयोग कैसे करेगा। तो जैसे आपने बोला सोनार में, तो सोनार में कहीं कुछ ऐसा ही किया जाता है। देखिए जल के ऊपर रहता है जहाज, ऐसे ही रहता है ना, ये जहाज अपना है और यहाँ से एक ध्वनि नीचे भेजी जाती है। अब ये इसका देखा जाता है कितनी दूर गई और लौट के कितनी दूर आई, यही कुछ नापा जाता है। तो जब लेता है तो उससे पता लगाया जाता है कितनी दूरी गई है और लौट के आई है। इससे कुछ इसके डिस्टेंस या दूरी का समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, तो ये उससे संबंधित कुछ तर्क था। और हाँ, ये हो गया। अब आगे पाठ्यक्रम हम लोग का कहता है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड। और ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ध्वनि कुछ बेसिक बात आप लोग पता होगा। हम लोग ध्वनि के किसी एक ही, क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत उस आवृत्ति से अधिक ध्वनि को भी नहीं सुन सकते हैं। और मानव क्या बोलते हैं, कान का जो श्रवण ये सीमा क्या होती है सर? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हाँ, ये सर हम ये जिक्र नहीं कर रहे, इतना हम ये मान के चल रहे हैं, आप लोग पता होगा। यानी कि ये हमारा रेंज है, हम इससे कम की ध्वनि को भी नहीं सुन सकेंगे, इससे ज्यादा कभी ध्वनि को नहीं सुनाई देगा। तो हमारा कान इतने ही ध्वनि को सुनने के लिए बना हुआ है। तो अगर मैं एक बात कहूं, मान लिया हम लोग किसी रूम में बैठे हुए 5 लोग बैठे हुए हैं और मान लिया ये कमरा है और कोई साउंड नहीं है, ये पंखा होगा, कुछ नहीं पता चल रहा है, और 4 लोग बैठे हुए हैं। और ये बात हम एब्सोल्युटली कहें, एब्सोल्यूट होकर ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्युटली कहें कि यहां बिल्कुल शांति है, क्या ये सत्य कथन है? कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं है, यानी एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। हाँ, रिलेटिव होकर कह सकते हैं। शायद आपके सुनने की जो साउंड है वो साउंड ना आ रहा हो यहाँ पर। अगर यहीं पर एक कुत्ता को बैठा देंगे और सपोज कर रहे हैं, एक समझाने का तरीका है, और ये लोग बोला कि कितना शांत जगह है, कितना अच्छा लग रहा है ना, तो ये कुत्ता बोलेगा क्या बेवकूफ वाले बात करो तुम लोग, इतना हल्ला हो रहा है यहाँ पर, इतना कान मेरा बज रहा है, आप लोग बोल रहे हो कि ये नहीं सुनाई दे रहा है, शांति है ना। तो यानी कि हमारी श्रवण क्षमता से हर पशु पक्षियों की या हर जीव की अपनी सुनने की जो क्षमता होती है, सीमा होती है, अलग अलग होती है। तो ये हम लोग रिलेटिव बात, हमने अपने को आधार बनाकर बोल दिया कि यहाँ पर शांति है, यहाँ कोई हल्ला नहीं हो रहा है। ठीक, तो हर व्यक्ति की अलग देखने की और सुनने की क्षमता, जैसे मानव नेत्र की भी अपनी देखने की क्षमता होती है, कितने से कितने को देख सकता है प्रकाश के, ठीक ना, उससे अधिक को कभी नहीं देख सकते, उससे कम की, तो हमारी एक लिमिट है। तो उस रेंज के अंदर अगर कोई ध्वनि आएगी तो हमको सुनाई देगा। ठीक, तो इससे ये बात थोड़ा जरूरी था इस टॉपिक को समझने के लिए, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक के लिए। तो ये क्लियर आप लोग को, इस पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चमगादड़ वगैरह को आप लोगों ने देखा होगा रात में भ्रमण करते हुए, चमगादड़ देखा आप लोगों ने? जी सर। जी सर। यस सर। तो और अमरूद में या महुआ के समय आजकल तो खूब आते हैं। तो हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड देख लेते हैं। अल्ट्रा का मतलब क्या हो गया? अधिक या कम? ज्यादा। अधिक। अल्ट्रा मतलब कम हो जाएगा सर। अल्ट्रा मतलब इंफ्रा मतलब कम हो जाएगा, कम से कम। चलिए पहले ठीक है, तो हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इससे पहले। तो
अभी जो बात कर रहे थे, एक को बोलते हैं श्रव्य ध्वनि या श्रव्य तरंगे। जो श्रव्य तरंगे होंगे, इन तरंगों हम लोग सुन सके, तो यानी कि जो अभी बताएं इतना से लेकर ऑडिबल नॉइस, ऑडिबल नॉइस। हाँ ऑडिबल, जी हाँ ऑडिबल वेव, हाँ जी 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 ठीक, ऑडिबल वेव यानी ये तरंगे का जब प्रोपगेशन इतने आवृत्ति के बीच होगा तो ये ऑडिबल का, इनको सुन पाएंगे। एक दूसरा है, उसको बोला जाता है अपश्रव्य ध्वनि, हिंदी में भी करते चलेंगे। वो अल्ट्रासाउंड का ही बात कर रहा था सर, अल्ट्रासाउंड का ही बात कर रहा। हाँ तो इसी में देखिए, हाँ बीमारी आदि पता लगा। अल्ट्रासाउंड में भी वो जो जांच किया जाता है तो उसमें ध्वनि को भेजा जाता है, उस ध्वनि जो रिफ्लेक्शन जो वापस लौट जाता है तो वो बताता है कि कहाँ क्या क्या, ठीक है। अब देखिए एक है उसका नाम अल्ट्रा, हाँ ठीक है, हमें ध्यान पराश्रव्य के चक्कर में मैं हाँ ये अल्ट्रासोनिक इसीलिए इसका नाम है अल्ट्रासाउंड, ठीक। और देखिए भोज्य पदार्थों, दूध आदि में हानिकारक जीवाणुओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में। फिर मोटर, वायुयान तथा इंजन आदि को साफ करने के लिए। तो इतनी तेज हवा का मतलब की तरंग भेजेंगे तो क्या होगा, सब चीज को साफ करते हुए निकल जाएगा, ठीक। फैक्ट्रियों, भट्टियों आदि की चिमनी से कालिक साफ करने के लिए। तो ये पराश्रव्य ध्वनि के कुछ उपयोग हैं। सर एक दो और है इम्पोर्टेंट, जैसे कि किडनी में पथरी हो जाता है तो उसको तोड़ने में भी यूज करते हैं, और कांच और हीरा ये सब होता है तो उसको मतलब जो शेप चाहिए वो शेप में काटने के लिए भी यही पराश्रव्य ध्वनि का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके उपयोग हो सकते हैं, तो इनके उपयोग को आप लोग ये वाइट देख लीजिए, मतलब कि किन किन, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे स्वास्थ्य से क्षेत्र में तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का पता लगाने में, मान लीजिए नहीं याद आ रहा है तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना, कई सारी बीमारियों का आदि का पता लगाने में। ये तो आपने ठीक है और अच्छा याद करने, बहुत अच्छी बात है ये अगर बता पा रहे हैं तो, लेकिन कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा, बीमारी का पता लगाने में, बहुत दूर संकेत भेजने में, खाना में जो भोजन वगैरह में जो हानिकारक जीवाणु है उनका पता लगाने में, उनका पता लगा लेंगे तो उनको नष्ट कर पाएंगे। तो ये के यूजेस थे, ठीक। और हमारा था आगे प्रकृति में इंफ्रासोनिक ध्वनि के स्रोत। तो यानी इंफ्रासोनिक ध्वनि का स्रोत प्रकृति में कहाँ कहाँ है, बताइए, कोई बता सकते हैं? इंफ्रासोनिक ध्वनि के भूकंप में होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें, सुनामी में भी। और इनके अलावा उल्कापिंड वगैरह में सर, और किसी सर कोई जानवर कोई लोग आवाज निकालते होंगे, इस आवाज को निकालता। जी जी जानवर से भी आवाज निकालते हैं नेचुरल। हाथी जो सर हाथी का जो घबराहट होता है ना, गेंडा हो गया, वेल हो गया। हाँ तो ये का घूरना चाहिए। तो यही सभी विशेषता, हाँ तो ये विशेषता के कारण इनका उपयोग, खासकर अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग इसका कुछ हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक। ये था हमारा ये चैप्टर। तो ये इसके टॉपिक का डिस्कशन तो हो गया, अब हम लोग इससे संबंधित सवाल को कर लेंगे तो हो जाएगा काम हम लोग का। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया, बस एकदम आपको टू द पॉइंट रहना, बहुत ज्यादा इधर नहीं भटकना, समय कम है। और बहुत ज्यादा पढ़ना होगा तो नोट्स में भेज दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, काफी बहुत बहुत ज्यादा पेज है इसमें। फिर उसका ये नापने का मैक संख्या वगैरह दिया हुआ है, उतना मत पढ़े, शॉक वेव्स दिया हुआ है, उतना हम लोग नहीं पढ़ना है। जी सर, क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया था आपका कि इससे शायद एक सवाल पिछले बार आया, पिछले बार आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका कि आपका अल्ट्रासोनिक और ये इंफ्रासोनिक में डिफरेंस बताइए, बाद में आपका इंफ्रासोनिक का यूजेस बताइए। तो यूजेस करके जाना है, आप सुबह का भी क्लास में पढ़ाए थे कि यूजेस को अच्छा से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि देखो 10-15 यूजेस हम लोग को याद रहेगा तो आराम से वहाँ पे हम लोग 10 तो लिख ही पाएंगे ना। तो इसलिए यूजेस आप लोग आंसर में भी लिखिएगा। और अभी तो सर बहुत ही बता दिए, अच्छा खासा 4-5 बताए हैं,
फिर से वर्षा भी बताई तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो बाकी लोग भी कुछ कुछ आइडियाज़ मिल रहा होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अभी। देखिए साफ साफ था ये सवाल था। मैं देखिए सवाल यही रहेगा हम लोग का यही करने। रुकिए ठीक है मनोज जी, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि क्या है? प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों के नाम लिखिए और पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें। एकदम जो सिलेबस है सेम वही उठा के पूछ दिया है, एकदम उसी को क्वेश्चन बना दिया। देखिए यहाँ सिलेबस कह रहा है इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक, ये क्या है बता दीजिए। प्रकृति में इंफ्रासोनिक ध्वनि के स्रोत हैं, ये पूछ दिया, और अल्ट्रासोनिक ध्वनि की विशेषताएं और कुछ अनुप्रयोग। एकदम सीधा सीधा एकदम सिलेबस के जो लाइन है उसी लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया। तो यही हम लोग इस बार आज का क्वेश्चन यही रखते हैं। 2001 का जो है कब का 21 का नहीं 2015 का जो मेंस हुआ था जी उसका क्वेश्चन 2015-16 का जो मेंस हुआ था उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ हम लोग कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और इसी में आज शायद दिन में आप लोगों को सर केपलर का जो ग्रहीय गति बता दिए थे ना, तो यही दोनों क्वेश्चन था पिछले बार इस सेक्शन से। तो देखिए फिजिकल साइंस से जो भौतिक विज्ञान से 2 सवाल पूछा जाएगा लिखने के लिए। हाँ तो देखिए सीधा सीधा देखिए सवाल था केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत को लिखे। तो यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ लिखा हुआ सौरमंडल सूर्य एवं अन्य ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति, फिर सौरमंडल पृथ्वी और चंद्रमा की गति। तो पृथ्वी गति से संबंधित सवाल पूछ दिया था। और देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य के बीच प्रभेद बताया। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सिलेबस में सीधा बड़ा बड़ा लिखा हुआ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बस। तो एकदम इसी से उठा के आंसर क्वेश्चन आया जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है आप बोलिए मनोज जी, बोल रहे थे आप। जो पराशरत तरंग जो है ना, एक गाल्टन जो वैज्ञानिक था उसने अपने सिटी के वजह से पहली बार इसको उत्पन्न किया था। ठीक है, पराशरत तरंग है सर ना। हाँ ठीक है आगे बोलिए, बता दीजिए सबको सुन रहे हैं लोग। तरंगों को उत्पन्न करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो गाल्टन जो था ना, तो गाल्टन की सिटी के वजह से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अच्छा पराशरत तरंग को। ठीक है देखिए बाकी लोग नोट कर लीजिए इस बात को। देखिए कुछ ये ऑब्जेक्टिव संबंधित काम के लिए काम। हाँ सर, इसी सिटी का प्रयोग हम लोग सर कुत्तों को ट्रेंड करने के लिए करते हैं सर। आप लोग देखते हैं डॉग स्क्वाड सब होते हैं, ये सिटी का प्रयोग करते हैं सर वो लोग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन लोग का सुनने का